एंड प्रेजुडिस, लेखिका जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन गांव के पादरी की बेटी थी। उनका जन्म दिसंबर 1775 में हैम्पशायर, इंग्लैंड में हुआ था। शुरू में उनका शिक्षण घर में हुआ था और पिता ही उन्हें पढ़ाते थे। यद्यपि वह थोड़े समय के लिए एक बोर्डिंग स्कूल भी गई थी। पुस्तकें पढ़ना, गांव में सैर करना और लोगों के साथ अच्छा संवाद करना उन्हें पसंद था। 7 बच्चों में से एक होने के कारण उन्हें घर में ही मनोरंजन के कई कारण मिल जाते थे। उनका शुरू का लेखन भी अपने परिवार के मनोरंजन के लिए रचा गया था। 20 वर्ष की होते होते उन्होंने 2 उपन्यास लिखने शुरू कर दिए थे। यह थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अन्य रचनाएं जो उन्होंने बाद में लिखी वह थीं नॉर्थएंगर एबी, मैन्सफील्ड पार्क और एमा। उनके सभी उपन्यास एक ही विषय पर हैं। 18वीं शताब्दी में उच्च वर्ग के इंग्लिश समाज के लोगों का आचरण और उनका सामाजिक व्यवहार। यद्यपि उनकी कहानियों में कोई रोमांच नहीं है, फिर भी आलोचकों का मानना है कि उन्होंने अपनी कहानियों में इंग्लिश समाज को बहुत वास्तविक चित्रण किया है, जिस कारण उनके उपन्यास रोचक हैं। जेन का निधन 42 वर्ष की आयु में सन 1817 में हुआ था। समय की यह कहानी है। उस काल में इंग्लैंड की जिन युवतियों के पास अधिक धन न होता था, उनके लिए विवाह ही जीवन का एकमात्र विकल्प होता था। चाहे वह इस बात से कितनी ही अप्रसन्न क्यों न थी, उनके पास कोई और उपाय न था। बेन्नेट परिवार में 5 बेटियां तो थीं, पर धन अधिक न था। उन लड़कियों का विवाह रचाना ही मिसेज बेन्नेट के जीवन का ध्येय था। मिस्टर बेन्नेट, रुकिए, क्या आपने हमारे सौभाग्य के बारे में कुछ सुना? नहीं प्रिय, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बतलाने वाली हो। मेरा तात्पर्य है मिस्टर बिंगली, वह युवक जिसने नेदरफील्ड हवेली किराए पर ली है, वह विवाहित है या अकेला? अकेला है और वह धनी है, सुंदर है, पर इससे हमें क्या लेना देना? क्यों, उसे हमारी किसी लड़की से विवाह कर लेना चाहिए। आप अभी जाकर उससे मिलें। शीघ्र ही मिस्टर बेन्नेट मिस्टर बिनली से मिलने गए। कुछ दिनों बाद मिस्टर बिनली भी बेन्नेट परिवार से मिलने आए। मैंने सुना है कि यहाँ जल्दी ही नृत्य का आयोजन होगा। हाँ, सही सुना है आपने, और अगर आप आएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। मिस्टर बिनली ने बेन्नेट परिवार की 5 सुंदर लड़कियों के विषय में सुन रखा था। वह किसी लड़की को देख न सका, लेकिन लड़कियां उसे देख पा रही थी। मेरे विचार में वह बहुत आकर्षक है। उसका नीला कोट कितना सुंदर है और उसका काला घोड़ा कितना खूबसूरत है। जल्दी ही मिसेज बेन्नेट ने अपनी मित्र लेडी लुकस से बात की। मैंने मिस्टर बिनली को डिनर के लिए आमंत्रित किया था, पर उसे लंदन जाना था। क्या वह नेदरफील्ड में नहीं रहेगा? ओह हाँ, मुझे लगता है कि वह हमारे नृत्य के लिए मेहमानों को आमंत्रित करने गया है। मैंने सुना है 7 पुरुष और 12 महिलाएं आएंगी। फिर नृत्य समारोह की रात्रि आई। वह कौन लोग हैं? बिनली की बहन मिसेज हर्स्ट, उसके पति और अविवाहित बहन, सब अच्छे लग रहे हैं। और मिस्टर डार्सी, वह तो मिस्टर बिनली से भी अच्छा लग रहा है और लोग कहते हैं अधिक धनी भी है। मिस्टर बिनली की सबसे भेंट हुई और उसने कई बार नृत्य किया। उसने शालेंट और लुकस के साथ नृत्य किया। उसने एलिजाबेथ बेन्नेट के साथ नृत्य किया। उसने सबसे अधिक नृत्य जेन के साथ किया। वहाँ अधिक पुरुष नहीं थे, लेकिन डार्सी ने सिर्फ 2 बार नृत्य किया, सिर्फ बिनली महिलाओं के साथ, और वह सिर्फ अपने मित्रों के साथ ही बात कर रहा था। मुझे लगता है कि नृत्य में तुम्हारी कोई रुचि नहीं है। यह सच है। तुम और तुम्हारी बहन के अतिरिक्त मैं यहाँ किसी के साथ नृत्य नहीं करूँगा। आओ डार्सी, तुम्हें नृत्य करना चाहिए। यहाँ कितनी सारी सुंदर लड़कियाँ हैं। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ जो सबसे सुंदर लड़की है, तुम सिर्फ उसके साथ नृत्य कर रहे हो। जितनी भी लड़कियाँ मैंने अब तक देखी हैं, उन सबसे वह अधिक सुंदर है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी बहन से मिलवाना चाहता हूँ। वह भी बहुत सुंदर है। जो युवती वहाँ पर है, हाँ वही। मुझे वह बहुत सुंदर नहीं लगी। तुम अपना समय गंवा रहे हो। तुम पूरे निकम्मे हो। डार्सी की बातें सुनकर
एलिजाबेथ को गुस्सा भी आया और मज़ा भी आया। नृत्य के बाद एलिजाबेथ और जेन घटना चक्र के विषय में बात करने लगी। मैं तो मिस्टर बिनली की प्रशंसक बन गई हूँ। वह कितना चतुर, उत्साही और विनोदी है और आकर्षक भी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि उसने कितनी बार मेरे साथ नृत्य किया। मुझे तो इस सम्मान की अपेक्षा ही नहीं थी। और क्यों नहीं, वह देखा जा सकता था कि तुम अन्यों से 5 गुना अधिक सुंदर हो। अरे लिज्जी, और वह बहुत अच्छा है। यद्यपि तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं और तुम किसी की बुराई नहीं करती हो। और क्या, तुम्हें उसकी बहनें भी अच्छी लगी? मुझे तो अच्छी नहीं लगी। शुरू में तो नहीं, लेकिन बातचीत करने में वो बहुत शालीन है। लूकस परिवार बेनेट परिवार का पड़ोसी था और दोनों परिवारों में गहरी मित्रता थी। सर विलियम ने व्यापार में खूब धन कमाया था। उन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नृत्य समारोह के बाद अगली सुबह मुझे लग रहा है कि तुम बेनेट परिवार के घर जा रही हो। हाँ, अवश्य, नृत्य के विषय में बात करने के लिए। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि लिज्जी क्या कहेगी। लूकस की सबसे बड़ी बेटी शार्लेट एलिजाबेथ बेनेट की पक्की मित्र थी। और उनके आने के बाद तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया शार्लेट। मिस्टर बिनली की तुम पहली पसंद थी, लेकिन उसे अपनी दूसरी पसंद अधिक अच्छी लगी थी। ओह, तुम्हारा तात्पर्य है जेन? हाँ, वह कह रहा था कि उस कमरे में सबसे सुंदर लड़की वही थी। देखते हैं इसका क्या परिणाम निकलता है। अब मिस्टर डार्सी के विषय में बात होने लगी। मैंने इतना अशिष्ट व्यक्ति आज तक नहीं देखा। उसने एलिजाबेथ के साथ नृत्य करने से मना कर दिया। फिर भी वह आकर्षक है और धनी भी। उसका स्वाभिमानी होना उचित ही लगता है। सत्य है, अगर वह मुझे अपमानित नहीं करता तो मैं उसके घमंड को अनदेखा कर देती। जल्दी ही बेनेट महिलाएं और बिनली महिलाएं एक दूसरे के घर आने जाने लगी। मिस्टर बिनली और जेन की कई पार्टियों में मुलाकात हुई। हर कोई देख रहा था कि बिनली जेन से प्रेम करने लगा था। एक सुबह जेन को एक संदेश मिला। यह किसने भेजा है? क्या लिखा है? मिस बिनली का संदेश है। उसने आज रात मुझे डिनर पर बुलाया है। पुरुष घर में नहीं होंगे। तुम्हें तो घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ेगा। घोड़ा गाड़ी तो तुम्हारे पिता को चाहिए। यह सच है। अगर तूफान आ गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो उन्हें जेन को रात भर वहीं रुकने देना होगा। आपके दृष्टिकोण से तो यह बढ़िया योजना है, बस जेन को कोई कष्ट न हो। जेन घोड़े पर सवार होकर चली गई। शीघ्र ही बारिश शुरू हो गई। जेन भीग जाएगी। मेरी योजना ठीक ही थी। उन्हें उसे रात भर वहां रखना पड़ेगा। तूफानी रात के बाद एक नौकर जेन का एक संदेश लाया। जेन बीमार है, उसका गला खराब है और उसे सिरदर्द है। बिनली परिवार चाहता है कि स्वस्थ होने तक वह वहीं रहे। कितनी अच्छी बात है। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती है तब भी तुम्हें खुशी होगी, क्योंकि मिस्टर बिनली का पीछा करना ही तुम्हारी योजना थी। लोग सर्दी जुकाम से नहीं मरते। अगर घोड़ा गाड़ी होती तो मैं उसे देख आती। मैं उसे देखने जाऊंगी, चाहे मुझे चलकर ही क्यों न जाना पड़े। इतने कीचड़ में वहां पहुंचते पहुंचते तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेन से मिलने जाऊंगी। 3 मील खेतों में चलने के बाद एलिजाबेथ नीथरफील्ड पहुंची। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा। उसे ब्रेकफास्ट रूम में लाया गया। तुम चल कर आई ऐसे मौसम में, इतनी सुबह, वह भी अकेले? हाँ, मुझे जेन की चिंता हो रही थी। बहुत बढ़िया। एलिजाबेथ को जेन के कमरे में ले जाया गया। उसने देखा कि जेन को सिर में दर्द था, बुखार था और उसका गला खराब था। लिज्जी, तुमसे मिलकर कितनी प्रसन्नता हो रही है। यहाँ हर कोई मेरा ध्यान रख रहा है। प्रिय, तुम्हारी पूरी देखभाल होनी ही चाहिए। एलिजाबेथ दिन भर जेन के साथ रही। दोपहर बाद उसने घर जाने का सोचा। प्रिय जेन, अब मुझे लौटना होगा। ओह जिज्जी, काश तुम मेरे पास रुक सकती। हाँ, अवश्य। अगर जेन चाहती है तो तुम्हें रुक जाना चाहिए। एक नौकर बेनेट हाउस जाकर एलिजाबेथ के लिए कपड़े ले आया। इस बीच डिनर किया गया। मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे आशा है कि वह शीघ्र स्वस्थ हो जाएगी। आपने और आपकी बहनों ने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की है। डिनर समाप्त होते ही एलिजाबेथ तुरंत जेन के कमरे में लौट आई। उसके जाते ही अन्य महिलाएं उसके विषय में बातें करने लगी। देखो, वह कितनी असभ्य है। न उसे बात करनी आती है, न कोई स्टाइल है, न कोई अंदाज है। और आज सुबह वह कैसी दिख रही थी। उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। मुझे तो लगा कि वह आकर्षक लग रही थी और अपनी बहन से कितना प्यार करती है।
और आप मिस्टर डार्सी, मुझे विश्वास है आपने तो उसके गंदे कपड़े देखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने उसकी सुंदर आंखें देखी थी। जेन बेनेट बहुत ही प्यारी लड़की है। मैं आशा करती हूँ कि उसका विवाह किसी धनी लड़के से हो जाए, पर उसके परिवार के कारण इस बात की संभावना कम है। उसके माता पिता के पास कोई धन नहीं है और उसका चाचा एक वकील है, पर इस कारण उसकी सुंदरता कम नहीं हो जाती। सबसे मधुर संबंध बनाने हेतु हर रात जेन के सो जाने के बाद एलिजाबेथ नीचे बैठक में आ जाती। मिस्टर बिनली सदा चिंताशील रहता था। मुझे आशा है कि अब वह स्वस्थ होगी। चिंता का कोई कारण नहीं है। उधर डार्सी एलिजाबेथ से प्यार करने लगा। आज तक किसी लड़की ने मुझे इतना मोहित नहीं किया, पर उसका दीनहीन परिवार उसके साथ विवाह करने से मुझे रोके रखेगा। मिस बिनली स्वयं डार्सी से विवाह करना चाहती थी। उसे सच में एलिजाबेथ सुंदर लगती है। उसका मन बदलने के लिए जो कुछ मैं कर सकती हूँ करूँगी। कुछ दिनों बाद जेन को अच्छा लगने लगा। रविवार को वह एलिजाबेथ के साथ घर लौटना चाहती थी। घर लौटकर कैसी मूर्खता की। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें फिर से ठंड न लग जाए। नहीं माँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मिसेज बेनेट की बहन अपने पति फिलिप्स के साथ मेरिटन में रहती थी। लड़कियां अक्सर अपनी मौसी से मिलने जाती थीं। सबसे छोटी बेनेट लड़की को खबरों का सबसे पहले पता लगता था। यहाँ मेरिटन में कई सैनिक आए हैं। वह सर्दियों में यहीं रुकेंगे। क्या यह अच्छी बात नहीं है? हम खिड़कियों से झांक कर उन सैनिकों को देखते हैं। वह कितने आकर्षक हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय मिस्टर बेनेट ने अपने कजन विलियम कॉलिंस का एक पत्र पढ़ा। विधि अनुसार मिस्टर बेनेट का सारा धन एक दिन मिस्टर कॉलिंस को विरासत में मिलने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर बेनेट के कोई पुत्र न थे। यह पत्र उस आदमी का हो जो मेरी मृत्यु के बाद आप सबको इस घर से बाहर निकाल सकता है। वह भयानक आदमी। यह तो बहुत निर्मम बात है। उसने आपको पत्र क्यों लिखा? हम तो उसे जानते भी नहीं। हमारे परिवारों के बीच जो झगड़ा है उसका उसे खेद है। वह हमसे मिलकर हमसे मित्रता करना चाहता है। वह अभी अभी पादरी बना है और लेडी कैथरीन डी बुर्ग में उसे कैंट की एक चर्च में नियुक्त किया गया है। अगर मैंने कभी आपकी लड़कियों को कष्ट दिया है तो उसके लिए मुझे खेद है। उसने लिखा है, मैं उनसे मित्रता करना चाहूँगा। देखो, बात तो वह सही कह रहा है। वह आज दोपहर आना चाहता था। मैंने उसे लिख दिया है कि वह आ जाए। मुझे खुशी है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं वह कैसा होगा। लगता तो थोड़ा विचित्र है। कॉलिंस 4 बजे आया। सारे परिवार ने उसका स्वागत किया। मैंने आपकी सुंदर बेटियों के विषय में सुन रखा है और सच ही सुना है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही आप इनका सुयोग्य वरों के साथ विवाह कर देंगे। आप बहुत भले व्यक्ति हैं। डिनर के समय कॉलिंस अपनी संरक्षिका लेडी कैथरीन डबुर्ग की बातें करता रहा। कई लोग सोचते हैं कि वह घमंडी हैं, लेकिन वह मुझ पर बहुत कृपालु रही हैं। उनके कारण ही आज मेरे पास एक अच्छा घर है, पैसे हैं। उनका विचार है कि मुझे शीघ्र ही विवाह कर लेना चाहिए। अगली सुबह मेरी इच्छा थी कि आपकी सुंदर बेटियों में से एक से मैं विवाह करूं। इस तरह हम अपने पुराने झगड़ों को भी समाप्त कर सकते हैं। यह तो अच्छी बात है। मेरी सबसे बड़ी बेटी जेन की जल्दी ही सगाई होने वाली है। फिर मैं एलिजाबेथ के साथ विवाह कर सकता हूँ। मिसेज बेनेट को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही न हो रहा था। 2 लड़कियों की सगाई लगभग हो ही गई। उसी दोपहर में लड़कियां मिस्टर कॉलिंस के साथ चलकर मेरिटन आईं। हेलो, देखो मिस्टर डैनी और एक अजनबी कितना सुंदर है वह। अगर वह एक सैनिक हो तो कितना अच्छा हो। जल्दी ही दोनों टोलियां आपस में मिली। इनसे मिलिए। यह है मिस्टर विकहैम। यह एक सैनिक बनने जा रहा है। जब वह बातें कर रहे थे 2 घुड़सवार निकट आए। मिस बेनेट, आपके स्वास्थ्य के विषय में जानने के लिए मैं आपसे मिलने आ रहा था। धन्यवाद। आप देख ही रहे हैं मैं अब ठीक हूँ। अचानक क्या हुआ? एक आदमी विवर्ण हो गया है और दूसरा गुस्से से तमतमा रहा है। आश्चर्य है। डार्सी और विकहैम कुछ बोल न पाए। फिर डार्सी आगे चला गया।
क्या तुमने देखा दोनों कितना अजीब व्यवहार कर रहे थे? नहीं, बताओ मुझे। अगली रात फिलिप्स परिवार ने एक पार्टी दी। बेनेट लड़कियां भी वहां आईं, सेना के कई अफसर भी आए। मिस्टर विकहैम अपनी वर्दी में दूसरों से अधिक रूपवान लग रहा है। वह हम में से किसे पसंद करेगा? ताश खेलने के लिए मेज सजा दिए गए थे। कुछ मेहमान ताश खेल रहे थे, लेकिन विकहैम एलिजाबेथ से बातें कर रहा था। कल जब मैं मिस्टर डार्सी से मिला था, तब क्या तुम मेरे व्यवहार से हैरान हुई थी? क्या तुम उसे ठीक से जानती हो? बहुत अच्छे से। मुझे वह असभ्य लगता है। यहाँ हर कोई उसे आचरण को नापसंद करता है। हम एक साथ बड़े हुए थे। मेरे पिता उसके लिए काम करते थे। अपनी वसीयत में डार्सी के पिता ने सबसे अच्छी चर्चें मेरे नाम लिखी थी। मैं एक पादरी बन सकता था, लेकिन जब अवसर आया तो डार्सी ने वह चर्च किसी और को दे दी। इसीलिए मैं सैनिक बना। मैं तो हैरान हूँ। अधिकतर लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह धनी और विशिष्ट है। कितना दुष्ट है! वह ऐसा कैसे कर पाया? वह मुझसे घृणा करता है, शायद इसलिए कि उसके पिता मुझसे बहुत स्नेह करते थे। उसकी बहन किस तरह की लड़की है? अपने भाई जैसी। बचपन में हम दोनों मित्र थे। अब वह 15 या 16 वर्ष की है, सुंदर है, लेकिन मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि डार्सी और मिस्टर बिनली अच्छे मित्र कैसे हो सकते हैं। बिनली तो इतना दयालु है। ताश का खेल खत्म हो गया। मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ के पास खड़ा था। क्या आप जीते? बिल्कुल नहीं, मैं सब पॉइंट हार गया। मुझे खेद है कि आप अपने पैसे हार गए। कृपया चिंता न करें। 5 शिलिंग जो मैंने हारे हैं, वह लेडी कैथरीन से डिबुर्ग की अनुकंपा से कोई खास रकम नहीं है। क्या आपके परिवार की लेडी कैथरीन डिबुर्ग से मित्रता है? बिल्कुल नहीं। उसने मेरे कजन को अपनी जागीर में स्थित एक चर्च का पादरी बना दिया है। वह मिस्टर डार्सी की मौसी हैं। उनकी बेटी बहुत धनी होगी और वह शायद डार्सी से विवाह कर ले। मिस बिनली तो इस बात से प्रसन्न न होंगी। पार्टी समाप्त हो गई। मेहमान चले गए। अगले दिन बेनेट परिवार के घर कुछ मेहमान आए। अगली पार्टी आने वाले मंगलवार को नेदरफील्ड में होगी। क्या तुम आओगी? कई दिनों से तुमसे भेंट नहीं हुई। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद। हम आमंत्रित हैं। कई सेना के अफसर भी वहाँ होंगे। कितना मज़ा आएगा। पार्टी में एलिजाबेथ विकहैम के साथ नृत्य करना चाहती थी, लेकिन कॉलिंस उसके पास पहले ही आ गया। आओ कजन, पहले 2 नृत्य मैं तुम्हारे साथ करूँगा। लेकिन मैं ठीक है, अवश्य, धन्यवाद। बाद में मिस्टर विकहैम कहाँ हैं? वह किसी काम से बाहर गया है। अगर एक विशेष व्यक्ति यहाँ नहीं होता तो शायद उसका काम भी उसे पार्टी से दूर न रख पाता। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि मिस्टर कॉलिंस उसे देखते ही जा रहा था। और अगले दिन मुझे आशा है कि जब मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगूंगा तो आप अपनी सहमति दे देंगे। मुझे विश्वास है कि लिज्जी बहुत प्रसन्न होगी। आओ किट्टी, मेरे साथ ऊपर चलो। नहीं, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन मिसेज बेनेट और किटी झटपट चले गए। इस घर से आते ही मुझे लगा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें कारण बताऊँगा। और हर पादरी को विवाह करना चाहिए। मेरी संरक्षिका लेडी कैथरीन डिबुर्ग की यही इच्छा है, और चूंकि तुम्हारे पिता का धन मुझे विरासत में मिलेगा, मैं उनकी किसी एक बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। वह बहुत देर तक बोलता रहा। आखिरकार एलिजाबेथ कुछ बोल पाई। रुको, विवाह के प्रस्ताव के लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ओह, मैं जानता हूँ कि युवतियों को लगता है कि उन्हें ऐसा प्रस्ताव 1-2 बार ठुकरा देना चाहिए। मैं दोबारा प्रस्ताव रखूँगा। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, न आज और न कभी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे विश्वास है कि जब तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे तब तुम स्वीकार कर लोगी। एलिजाबेथ कमरे से बाहर चली गई।
बाद में मिसेज बेन्नेट ने अपने पति से बात की। मिस्टर बेन्नेट, आपको लिजी को समझाना होगा कि वह मिस्टर कॉलिंस से विवाह कर ले। वह कहती है कि वह उससे कभी विवाह नहीं करेगी और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उससे बात करें, उसे समझाएं कि वह कॉलिंस से विवाह कर ले, अन्यथा मैं उससे कभी बात न करूँगी। एलिजाबेथ रीडिंग रूम में आई। एलिजाबेथ, तुम्हारे सामने कठिन समस्या है। अगर तुम मिस्टर कॉलिंस के साथ विवाह नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ तुमसे कभी बात न करेंगी, और अगर करोगी तो मैं कभी बात न करूँगा। मिसेज बेन्नेट और एलिजाबेथ से नाराज हो गई। शार्लेट लूकस जब मिसेज बेन्नेट से मिलने आई तो उसने सारी बात सुनी। मुझे खुशी है कि तुम आई हो। कॉलिंस लिजी से विवाह करना चाहता है और उसने इनकार कर दिया है, तो तुम्हें पता चल गया है। कृपया लिजी को समझाओ, इस बात में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। वह हमेशा अपनी मनमानी करना चाहती है, लेकिन अगर वह हर किसी को इनकार करती रहेगी तो उसका विवाह कैसे होगा, और पिता के देहांत के बाद कौन उसका ध्यान रखेगा। तभी मिस्टर कॉलिंस वहां आया। अब तुम सब चुप हो जाओ, मैं मिस्टर कॉलिंस से कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस तरह आपकी बेटी व्यवहार कर रही है उसे देखते हुए मैं विवाह का अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहता हूँ। ओह मिस्टर कॉलिंस। मिसेज बेन्नेट से बात करने के बाद वह शार्लेट से बात करने लगा। मिस लूकस, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आपके माता पिता कैसे हैं? धन्यवाद, हम सब अच्छे हैं। उसी दोपहर जेन को एक पत्र मिला। जब एलिजाबेथ और वह अकेली थी तब उसने पत्र खोला। यह पत्र कैरोलिन बिंगली का है। बिंगली परिवार और डार्सी परिवार लंदन वापस लौट गए हैं। उसने यह भी लिखा है कि वह यहाँ वापस नहीं आना चाहते। शायद वह चाहती है कि उसका भाई यहाँ नहीं आए, लेकिन वह ऐसा नहीं सोचता होगा। उसने लिखा है कि सर्दियों में डार्सी की बहन जॉर्जियाना से उनकी कई बार भेंट होने की आशा है। कैरोलिन कहती है कि वह सुंदर है और चार्ल्स को लगता है कि वह अद्भुत है। उनका परिवार चाहता है और आशा करता है कि दोनों की सगाई हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि चार्ल्स के प्रति मेरी भावनाओं को वह जानती है। वह मुझे चेतावनी दे रही है कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है। यह बेकार की बात है। वह जानती है कि चार्ल्स तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसके दृष्टि में न तो हम धनवान हैं और न ही विशिष्ट। वह चाहती है कि मिस डार्सी का विवाह उसके भाई के साथ हो और डार्सी का उसके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि चार्ल्स को तुम्हारे बजाय मिस डार्सी के साथ विवाह करने के लिए वह राजी नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कैरोलिन मुझसे झूठ बोलेगी। मुझे विश्वास है कि चार्ल्स तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रिय बहन, लेकिन एलिजाबेथ गलत थी। चार्ल्स बिंगली को कई महीनों के बाद ही लौट कर आया। अगली सुबह मिस्टर कॉलिंस लूकस परिवार के घर गया। अगर मैं मिस लूकस से अकेले में बोलकर बात कर पाया तो मैं उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। शार्लेट ने उसे आते देख लिया। यह तो मिस्टर कॉलिंस है। मुझे झटपट बाहर जाकर उसे भेंट करनी चाहिए। शीघ्र ही वह दोनों योजनाएं बनाने लगे। प्रिय मिस शार्लेट, वह कौन सा दिन होगा जिस दिन मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा? पहले मेरे माता पिता से बात करते हैं। तुम्हारी मिस्टर कॉलिंस के साथ सगाई? प्रिय शार्लेट, यह असंभव सा लगता है। क्या तुमने सोचा था कि अगर वह तुमसे विवाह न कर पाया तो किसी से विवाह नहीं करेगा? मेरी आयु 27 वर्ष हो गई है। मेरे लिए प्यार का कोई महत्व नहीं है। मुझे तो बस एक अच्छा घर चाहिए। मुझे लगता है कि मिस्टर कॉलिंस के साथ मैं खुश रहूँगी। मेरी प्रिय शार्लेट, मेरी कामना है कि संसार की सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। मिसेज बेन्नेट ने जब शार्लेट के विषय में सुना तो बहुत दुखी हुई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि शार्लेट लूकस एक दिन मेरे घर की स्वामिनी बन जाएगी। हिम्मत ना हारो प्रिय, शायद मैं ही सबसे अंत में करूं। यह सब तुम्हारी गलती है एलिजाबेथ। तुम एक दुष्ट स्वार्थी लड़की हो। एक सप्ताह के बाद ही मिसेज बेन्नेट एलिजाबेथ से बिना गुस्सा हुए मिल पाई और 1 माह के बाद ही वह लूकस परिवार के लोगों से बिना अशिष्ट हुए बात कर पाई। सौभाग्यवश मिसेज बेन्नेट का भाई और उसकी पत्नी गार्डिनर परिवार क्रिसमस मनाने के लिए उसके घर आया। क्या तुम विश्वास कर पाओगी? मेरी 2 लड़कियों की सगाई लगभग हो ही गई थी, लेकिन अब कोई आशा नहीं है। मुझे बहुत खेद है।
मैं जेन को दोष नहीं देती। अगर उसके बस में होता तो वह मिस्टर बिंगली से विवाह कर लेती। माँ, लेकिन लिची, वह मिस्टर कॉलिंस की पत्नी बन सकती थी, लेकिन अब मुझसे पहले लेडी लुकस अपनी बेटी का विवाह कर लेंगी। मिसेस गार्डिनर और दोनों लड़कियों में मित्रता थी। बड़ी महिला ने एलिजाबेथ से ऐसे कहा, जेन के लिए मुझे अफसोस है। क्या वह हमारे साथ लंदन आना चाहेगी? उसके लिए अच्छा होगा कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाए। अगर बिंगली मिलने नहीं आता तो जेन का उससे आमना सामना भी नहीं होगा। चिंता न करें, डार्सी कभी भी उसे जेन से मिलने न देगा। लेकिन क्या जेन अभी भी कैरोलिन बिंगली को पत्र नहीं लिखती? वह बिंगली को बता देगी कि जेन वहाँ है। मुझे नहीं लगता। जब तक गार्डिनर परिवार वहाँ रहा, कई नृत्य आयोजित हुए। वह युवक कौन है जो एलिजाबेथ के आगे पीछे घूम रहा है? वह मिस्टर विकहैम है। वह सुंदर है ना? नृत्य के बाद मिसेस गार्डिनर ने लिची से बात की। प्रिय विकहैम आकर्षक युवक है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। मुझे लगता था कि तुम तो बहुत चतुर हो। इतनी चतुर कि एक गरीब लड़के से मैं कैसे प्यार कर बैठी। मैं जानती हूँ कि यह बुद्धिमानी नहीं होगी, लेकिन जितने भी युवकों को मैं जानती हूँ उनमें से वह सबसे अच्छा है। लेकिन शीघ्र ही विकहैम किसी और के विषय में सोच रहा था। विकहैम मिस किंग से मेलजोल बढ़ा रहा है। मिस किंग को अभी अभी विरासत में कुछ धन मिला है। मुझे तो उससे कोई लगाव था ही नहीं। लेकिन मिस किंग सुंदर नहीं है। मैंने सुना है कि वह बहुत अच्छी लड़की है, और वह साधारण ही नहीं, सुंदर लड़कों को भी जीने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए। कुछ समय के बाद जेन गार्डिनर परिवार के साथ लंदन चली गई। कॉलिंस और शार्लेट के विवाह का दिन निकट आ रहा था। शार्लेट अपनी मित्र एलिजाबेथ को अलविदा कहने उसके घर आई। तुम्हारे पत्र की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहेगी एलिजाबेथ। मैं अवश्य पत्र लिखूंगी। वचन दो, मुझसे मिलने मेरे घर आओगी। अवश्य। मेरे पिता और मारिया मार्च के महीने में आएंगे। प्लीज़ उनके साथ आ जाना। तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। शीघ्र ही कॉलिंस और शार्लेट का विवाह हो गया। सुखी दंपति चर्च से सीधा कैंट चला गया। 2 माह बाद एलिजाबेथ लुकस परिवार के साथ शार्लेट से मिलने उसके नए घर आ गई। यही घर होगा? हाँ, वह वहाँ खड़े हैं। पहले मेहमानों का स्वागत किया गया, फिर शार्लेट उन्हें घर के भीतर सब कमरे और बाहर की ज़मीन दिखाने ले गई। वहाँ है रोसिंग्स, लेडी कैथरीन डी बुर्ग का घर। क्या वह सुंदर नहीं है? रविवार को चर्च में तुम्हारी भेंट लेडी कैथरीन डी बुर्ग से होगी। मिस एलिजाबेथ, मुझे विश्वास है कि जब तक तुम यहाँ पर हो, वह तुम्हें और मारिया को अलग अलग कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगी। वह हमसे बहुत प्यार करती हैं। सप्ताह में 2 दिन तो हम रोसिंग्स में ही भोजन करते हैं, और वह हमेशा अपनी घोड़ा गाड़ी से हमें घर भिजवाती हैं। अगले दिन एलिजाबेथ ने आवाज़ें सुनी। जल्दी नीचे डाइनिंग रूम में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। लड़कियों ने डाइनिंग रूम की खिड़की से बाहर देखा। यह तो मिस डी बुर्ग हैं। मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी छोटी और पतली होगी। वह तो बहुत असभ्य है, जो शार्लेट को इस तेज हवा में बाहर रखे हुए है। वह तो दुर्बल और स्वार्थी दिखाई पड़ती है। मिस्टर डार्सी के लिए वह उपयुक्त पत्नी होगी। वृद्ध महिला मिसेज जेकिंसन के है जो उनके साथ रहती है। महिलाएं घोड़ा गाड़ी में चली गईं। मिस्टर कॉलिंस ने उनके आने का कारण बताया। आप कितने भाग्यशाली हैं। लेडी कैथरीन डी बुर्ग ने हम सबको कल डिनर पर आमंत्रित किया है। डिनर उतना ही बढ़िया था जितना मिस्टर कॉलिंस ने कहा था। लेडी कैथरीन डी बुर्ग ही हर समय बात करती रही। क्या घर में 4 बहनें हैं और कोई गवर्नेस नहीं है? अगर मैं तुम्हारी माँ को जानती होती तो उससे कहती एक को नौकरी पर रख ले। मुझे विश्वास है आप ऐसा ही करती। शीघ्र ही सर विलियम घर चले गए। एलिजाबेथ और मारिया पीछे रह गई। रोसिंग्स में भी कुछ मेहमान आए हुए थे। लेडी कैथरीन के भतीजे उनसे मिलने आए हैं, मिस्टर डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम। ओह हाँ, हम मिस्टर डार्सी को जानते हैं। हाँ, अवश्य। लड़कियों को रोसिंग्स आने का निमंत्रण मिला। कर्नल फिट्जविलियम को एलिजाबेथ अच्छी लगी। तुम मिस बेनेट से क्या कह रहे हो फिट्जविलियम? जरा मैं भी तो सुनूं। हम संगीत के विषय में बात कर रहे हैं। मिस बेनेट मेरे लिए पियानो बजाएगी। एलिजाबेथ पियानो बजाने लगी। जल्दी ही मिस्टर डार्सी उसके सामने खड़ा हो गया। आप मुझे डराना चाहते हैं मिस्टर डार्सी, लेकिन मैं आपको ऐसा करने न दूंगी।
आपको इस बात का विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी बातें कहने में आपको मज़ा आता है। फिट्जविलियम और डार्सी उस दिन के बाद से कॉलिंस के घर अक्सर आने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्नल फिट्जविलियम बातें करता है, हंसता है और खूब मज़े करता है, लेकिन डार्सी यहाँ क्यों आता है? वह बैठकर घूरता रहता है। अधिकतर तुम्हें ही घूरता है एलिजाबेथ। मुझे तो लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है। इसकी तो कोई संभावना ही नहीं है। हम किसी बात पर एक मत नहीं हैं। फिर भी डार्सी एक दिन एलिजाबेथ से तब मिलने आया जब वह अकेली थी। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया है, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। मुझे कहना ही होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अपनी पत्नी के रूप में मैं तुम्हें कभी नहीं चुनता। एक दूसरे से हमारा कोई मेल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे आशा है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। तुमने मेरे विषय में एक भी अच्छी बात नहीं कही। तुम इस बात को भुला क्यों नहीं देती? तुम्हें बस इतना ही कहना है। तुमसे घृणा करने के लिए मेरे पास कई कारण हैं। क्या मैं उस आदमी को स्वीकार करूंगी जिसने मेरी बहन की खुशियां नष्ट कर दी? नहीं, और मुझे इस बात का खेद है। विकहैम गरीब है, वह कष्ट में है, सिर्फ तुम्हारे कारण। तो तुम ऐसा सोचती हो? धन्यवाद मुझे यह सब बताने के लिए। बहुत सुन लिया मैंने, क्षमा करना, मैंने तुम्हारा बहुत समय ले लिया। एलिजाबेथ इतनी हैरान और दुखी थी कि वह कुछ और सोच ही न पाई, और अगले दिन जब वह सुबह उठी तब भी वह दुखी थी। वह बाहर आ गई इस आशा से कि चलने से उसका मन शांत हो जाएगा। बाहर फिर डार्सी दिखाई दिया। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या तुम यह पत्र पढ़ोगी? पत्र देकर डार्सी तुरंत वहाँ से चला गया। घबराओ मत, जो कुछ मैंने कल कहा था उसे मैं फिर से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे यह पत्र लिखना ही पड़ा। इसे पढ़ने के बाद शायद तुम परिस्थितियों को ठीक से समझने लगो। यह सच है कि मैंने बिंगली बहनों के साथ मिलकर यह प्रयत्न किया कि चार्ल्स जेन को भूल जाए। मैंने चार्ल्स से कहा था कि जेन उसे प्यार नहीं करती है। और जितना मैं देख सकता हूँ मुझे लगता है कि वह नहीं करती है। यह सच है। मैंने जेन से कहा था कि वह अपनी भावनाएं बड़े अच्छे से छिपा लेती थी। जहाँ तक विकहैम की बात है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि किस तरह उसने मेरे पिता को मूर्ख बनाया और मेरे और मेरी बहन के साथ उसने कैसा व्यवहार किया। तुम कर्नल फिट्जविलियम से बात क्यों नहीं करती? वह सारी सच्चाई जानते हैं। विकहैम पादरी नहीं बनना चाहता था, इसलिए कानून की शिक्षा पाने के लिए डार्सी ने उसे बहुत सारा धन दिया था। पढ़ाई करने के बजाय विकहैम ने सारा पैसा गंवा दिया था। क्या यह सच हो सकता है? फिर पिछली गर्मियों में विकहैम ने उस औरत के साथ मिलकर के एक योजना बनाई जो डार्सी की 15 वर्षीय बहन की देखभाल करती थी। जॉर्जियाना उससे प्यार करने लगी थी। विकहैम ने उसे घर से भाग जाने के लिए उकसाया था। कारण था जॉर्जियाना का पैसा। अंतिम घड़ी में जॉर्जियाना ने अपना निर्णय बदल लिया। उसने मुझे सब बता दिया। विकहैम झटपट नगर से चला गया। फिर लंबे समय तक हमने उसे नहीं देखा। 2 घंटों तक एलिजाबेथ भटकती रही। उसे किसी बात पर विश्वास न हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं विकहैम के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। वह मुझसे अच्छी अच्छी बातें करता था। डार्सी ने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई थी, इसलिए वह मुझे अच्छा न लगता था। जो कुछ विकहैम ने मुझे कहा मैं उसे सच मानती रही। आखिरकार एलिजाबेथ घर लौट आई। फिर एलिजाबेथ और मारिया के लौटने का समय आ गया। लंदन में जेन उनके साथ हो गई। वह इकट्ठे घर वापस आए। तुम तो अच्छी लग रही हो जेन। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई लिजी। एक बार फिर परिवार इकट्ठा हो गया। बुरा समाचार है, 2 सप्ताहों में सैनिक मेरीटन से जा रहा है। लेकिन शुभ समाचार भी है उस व्यक्ति के विषय में जिसे हम सब पसंद करते हैं। मैरी किंग लिवरपूल में अपने अंकल के घर में रहने आ गई है, तो विकहैम का उससे विवाह होना असंभव है और मैरी किंग उससे सुरक्षित है। अंततः एलिजाबेथ जेन के साथ अकेली थी और अपने मन की बात उसे बता सकती थी। डार्सी से विवाह न करने के लिए तुम मुझे दोषी तो नहीं समझती? ओह नहीं, लेकिन मुझे खेद है कि वह दुखी है। फिर एलिजाबेथ ने जेन को डार्सी के पत्र के विषय में बताया, लेकिन बिंगली के बारे में कुछ न कहा। तुम समझ सकती हो कि मैं गलत थी, लेकिन क्या हमें सबको बताना चाहिए कि विकहैम कैसा व्यक्ति है? चूंकि वह सैनिकों के साथ 2 सप्ताह में चला जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। फिर लीडिया को एक संदेश मिला।
लीडिया और किटी के दिल टूट गए थे क्योंकि सैनिक ब्राइटन जा रहे थे। कर्नल की पत्नी मिसेज फॉरेस्टर ने उनके साथ ब्राइटन आने का मुझे निमंत्रण दिया है। ओह, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कितने मज़े करोगी? मिसेज फॉरेस्टर ने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं तो तुमसे बड़ी हूँ। सैनिक चले गए। लीडिया मिसेज फॉरेस्टर के साथ गई। कुछ समय बाद एलिजाबेथ गार्डिनर परिवार के साथ एक यात्रा पर चली गई। डर्बीशायर सुंदर जगह है। हम लोग लैम्बर्टन में रहेंगे। यह जगह डार्सी के घर पेम्बरली से कुछ मील ही दूर है। हमें पेम्बरली देखने जाना चाहिए। वह एक अच्छा घर है और उसके आसपास की जगह भी बहुत सुंदर है। एलिजाबेथ परेशान हो गई। अगर उनकी भेंट डार्सी से हो गई तो वह क्या सोचेगा? लेकिन विश्रामालय पहुंचकर उसने पता लगा लिया कि डार्सी कहीं बाहर गया हुआ था। इसलिए अगली सुबह वह पेम्बली चल गए। कितनी सुंदर जगह है। एक हाउसकीपर ने उन्हें घर दिखाया। यह मिस्टर डार्सी का चित्र है। मैं उन्हें तब से जानती हूँ जब वह 4 वर्ष के थे। उन्होंने मुझसे सदा अच्छा व्यवहार किया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई। उनके साथ सब नौकर यही कहेंगे। एक माली उन्हें आसपास की जगह दिखाने वाला ही था कि अचानक, मिस्टर डार्सी, हम तो समझ रहे थे कि आप यहाँ पर नहीं हैं। मैं अभी ही आया हूँ। मैं दूसरों से पहले पहुँच गया। क्या मैं तुम्हारे मित्रों से मिल सकता हूँ? हाँ, अवश्य। शीघ्र ही डार्सी स्वयं उन्हें सुंदर जगहें दिखा रहा था। अगर आपको मछली पकड़ना आता है तो अब जब आपका मन करे आप यहाँ मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मैं आपकी बहुत मेहरबानी। वापस जाने का समय आ गया। बिंगली, उसकी बहनें और मेरी बहन जॉर्जियाना कल यहाँ आ रहे हैं। क्या तुमसे मिलाने के लिए मैं उसे ले आऊँ? हाँ प्लीज़, उसे ले आओ। जब वह वापस जा रहे थे तो एलिजाबेथ समझ न पा रही थी कि क्या हो रहा था। इस सब का अर्थ क्या था? डार्सी एक अलग ही व्यक्ति लग रहा था। अगले दिन डार्सी आया। यह है मेरी बहन जॉर्जियाना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एलिजाबेथ जल्दी ही समझ गई कि जॉर्जियाना घमंडी नहीं थी, लेकिन वह बहुत शर्मीली थी। मिस एलिजाबेथ, 8 माह बीत गए हैं आपके परिवार के किसी सदस्य से मिले हुए। आप सब बहनें क्या अच्छे से हैं और अभी भी अपने घर में ही रह रही हैं? जल्दी ही बिंगली भी आ गया। अगर बिंगली ने जेन से अंतिम भेंट के बाद के महीने गिन रखे थे तो वह अभी भी उससे प्यार करता होगा। मेहमानों को अगली रात पेम्बरली में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन एलिजाबेथ सारी रात डार्सी के बारे में सोचती रही। मुझे लगा था कि वह मेरा शत्रु बन गया होगा, लेकिन लगता है कि बुरी बातें कहने के लिए उसने मुझे क्षमा कर दिया है। अगली सुबह, क्या तुम सैर करने चलोगी? नहीं, यह जेन का पत्र है। मैं घर के समाचार पढ़ना चाहती हूँ। यह सच नहीं हो सकता। मैं क्या करूँ? अरे क्या हुआ? क्षमा करें, मुझे अभी अपने अंकल को ढूंढना होगा। नौकर उन्हें ढूंढ लाएगा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी वाइन लाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने अभी जेन के पत्र में एक बुरी खबर पढ़ी है। मेरी छोटी बहन लीडिया विकहेम के साथ भाग गई है। तुम उसे जानते हो। उसके पास कोई धन नहीं है, जिस कारण विकहेम उससे विवाह करना चाहे। अगर अपने परिवार को मैं वह सब बता देती जो विकहेम के बारे में जानती थी तो यह घटना रुक सकती थी। मुझे खेद है। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? ओह हाँ, रविवार की रात वह इकट्ठे चोरी छिपे ब्राइटन चले गए। लगभग लंदन तक उनका सुराग मिल गया है। मेरे पिता वहाँ गए हैं और जेन ने अंकल की सहायता मांगी है। हम अभी घर जाएंगे। काश मैं तुम्हारी सहायता कर पाता। मैं अपनी बहन से कह दूंगा कि तुम्हें घर बुलाया गया है, पर जाने का कारण नहीं बताऊंगा। गार्डिनर परिवार के लौटते ही सारा सामान तुरंत समेट लिया गया। शीघ्र ही वह सब घर की ओर चल दिए। क्या पता उन्होंने विवाह कर लिया हो। मुझे विश्वास नहीं होता विकहेम लीडिया के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। जेन कहती है कि विकहेम के दोस्तों का मानना है कि वह लीडिया से विवाह नहीं करना चाहता। वह भाग गया क्योंकि उसने लोगों को पैसा देना था जो वह जुए में हार गया था। अगले दिन एलिजाबेथ और गार्डिनर लॉन्गबोर्न पहुँचे। जेन, क्या कोई सूचना मिली? नहीं, पिता लंदन में हैं और कोई पक्की सूचना मिलने पर ही वह पत्र लिखेंगे। कल मैं उनके पास पहुंच जाऊंगा। अगले दिन मिस्टर गार्डिनर लंदन चले गए। 2 दिन बाद उनका एक पत्र आया।
उन्होंने सब जगह खोज कर ली है, लेकिन लीडिया का कहीं पता नहीं चला। मिस्टर गार्डिनर तुम्हारे पिता को घर वापस भेज देंगे और स्वयं खोज जारी रखेंगे। बेचारी लीडिया। मिस्टर बेनेट लौट आए। थोड़ी ही देर के बाद एक पत्र आया। ओह पापा, अच्छी खबर है या बुरी, मुझे अभी स्वयं नहीं पता, लेकिन वह मिल गए हैं। प्लीज इसे ऊंची आवाज़ में पढ़ो। उनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वह शीघ्र ही विवाह कर सकते हैं अगर आप लीडिया को उसके हिस्से का धन दे दें। जितना हमने सोचा था, विकहम उससे अधिक धनवान है। हमारे साथ रहने के लिए लीडिया आज यहाँ आ रही है। अगर आप सहमत हों तो इसी घर में उसका विवाह हो सकता है। ओह भगवान का शुक्र है। आप सहमति दे देंगे ना? वह तो बस लीडिया के हिस्से का धन मांग रहे हैं। हाँ अवश्य, लेकिन यह सब करने के लिए तुम्हारे अंकल ने कितने पैसे खर्च कर दिए, मैं उनका ऋण कैसे चुकाऊंगा? आप ठीक कह रहे हैं। उस थोड़े से धन के लिए जो लीडिया को मिलना है, विकहम कभी भी लीडिया से विवाह न करता। जो पैसे उसने देने हैं वह चुका दिए जाएंगे, लेकिन 10,000 पाउंड से कम धन के लिए वह लीडिया से विवाह नहीं करता। गार्डिनर परिवार के घर में विवाह हुआ। फिर सुखी जोड़ा लॉन्गबोर्न चला आया। प्रिय लीडिया, 16 वर्ष में ही विवाहित इस सजीले युवक मिस्टर विकहम के साथ मेरी बहनें कामना करती होंगी कि वह मेरी जगह होती। लीडिया की बात सुनकर एलिजाबेथ कुछ न बोली। मैं डार्सी से प्यार करने लगी हूँ, लेकिन वह कभी भी विकहम को बहनोई के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। अब मुझे आशा छोड़ देनी होगी। विवाह के दिन मैं बहुत चिंतित थी। मेरे अंकल ने विवाह करवाना था, लेकिन अंतिम समय उन्हें काम पर कहीं बाहर जाना पड़ गया था। वह समय पर लौट आए, लेकिन मिस्टर डार्सी भी विवाह करवा देते। वह विकहम के साथ थे। डार्सी। मैं भूल गई। डार्सी की बात तो गुप्त रखनी थी, तो फिर एक शब्द भी न कहो। बाद में एलिजाबेथ ने मौसी को पत्र लिखा। डार्सी वहाँ क्या कर रहा था? हमारे परिवार के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। आपको मुझे बताना ही होगा। मेरी मौसी ने लिखा है कि डार्सी ही लंदन गया था। उसने विकहम और लीडिया को ढूंढ निकाला था, और जितना भी पैसा विकहम ने कर्जदारों को देना था वह उसने ही दिया था, और उसे समझाया था कि लीडिया से विवाह करना ही उसके लिए उत्तम विकल्प है। उत्तर तुरंत आ गया। उसने अपने को ही इस बात के लिए दोषी माना कि विकहम की सच्चाई लोग जान न पाए थे। मुझे लगता है कि डार्सी के पास कोई और कारण भी था। शीघ्र ही लीडिया और विकहम सेना की चौकी पर चले गए। फिर और मेहमान आए। मिस्टर ब्रिंगली शिकार करने आया है। डार्सी उसके साथ है। बिंगली और डार्सी भीतर आए। बिंगली जल्दी ही जेन के पास बैठ गया। बाद में बिंगली कई बार आया। जल्दी ही एलिजाबेथ जान गई कि जेन के प्रति उसकी क्या भावनाएं थी। मुझे तुम्हारी कमी खल रही थी। ओह क्षमा करना। हम विवाह करने वाले हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम स्वीकार करोगी कि जेन संसार में सबसे अद्भुत लड़की है। कुछ दिन बाद बेनेट परिवार के घर के सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। लेडी कैथरीन, यह कोई मित्रवत भेंट नहीं है। मैं तो एक भयंकर सूचना सुनकर आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम मेरे भतीजे मिस्टर डार्सी के साथ विवाह करने जा रही हो। यह असंभव है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह उसके साथ हो। अगर सिर्फ इस कारण आप चाहती हैं कि हम विवाह न करें, तो यह इतना बड़ा कारण नहीं है कि मैं डार्सी को स्वीकार न करूं। तुम उससे सगाई नहीं करोगी। मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकती। गुस्से से भरी लेडी कैथरीन घोड़ा गाड़ी में बैठ लौट गई। कुछ ही देर में डार्सी आया। पिछली अप्रैल से तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं बदली नहीं हैं। क्या मैं आशा करूं कि मेरे प्रति तुम्हारी भावनाएं भी बदल गई होंगी? हाँ, बहुत बदल गई हैं। एलिजाबेथ, अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति बन जाऊंगा। बाद में उसी दिन हमें लेडी कैथरीन का आभारी होना चाहिए जब उन्होंने बताया कि तुमने यह वचन नहीं दिया कि तुम मुझसे विवाह न करोगी। तब मुझे अपने संबंध में कुछ आशा दिखाई दी। फिर वह दिन आया जब बेनेट परिवार की 2 बड़ी बेटियों का विवाह 2 योग्य वरों से हुआ। जॉर्जियाना अपनी नई भाभी से प्यार करने लगी। जेन और बिंगली पेम्ब्रिली के निकट एक घर में रहने लगे। सिर्फ लेडी कैथरीन ही नाराज थी।
पर आखिरकार उसने भी मित्रता कर नए मित्र बनाए।